Israel versus Iran war. Oh my God. इस वॉर में दुनिया दो कैंप्स में डिवाइड हो गई है। सोशल मीडिया पे सपोर्ट इजराइल और सपोर्ट ईरान जैसे स्लोगन्स दिख रहे हैं। नहीं, मेरा शेर था शेर, और कल भी शेर था, आज भी शेर है, और कयामत तक शेर रहेगा। लेकिन ये वॉर इंडिया के लिए कोई फुटबॉल मैच नहीं है जहां वो अपनी फेवरेट टीम चूज कर सके, क्योंकि अगर इंडिया इस वॉर में एक साइड चूज करता है तो प्रॉब्लम सिर्फ डिप्लोमेसी की नहीं होगी। इस वीडियो में हम स्लोगन्स नहीं स्ट्रेटजी देखेंगे और समझेंगे इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया और आपका रैशनल स्टैंड क्या होना चाहिए। नमस्कार, मैं बंधु। देखिए, इससे पहले कि हम समझें कि भारत का इस युद्ध में क्या स्टैंड है, क्या स्टैंड पहले था, क्या स्टैंड फ्यूचर में हो सकता है और वगैरह वगैरह, हमें पहले समझना होगा अभी चल क्या रहा है। Oh my God. अगर आप इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं तब ठीक है, पर अगर आप इसके बारे में पहले से ही जानते हैं तो मैंने इस वीडियो को चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है। आप इस चैप्टर को स्किप करके डायरेक्टली अगले चैप्टर की तरफ बढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इन सब की शुरुआत होती है फरवरी 28 से, जहाँ पे इजराइल और अमेरिका मिलकर जॉइंट स्ट्राइक्स करते हैं। We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. ईरान की मेजर सिटीज पे जैसे कि तेहरान, इस्फहान और कौम। अमेरिका ने इस मिशन का नाम दिया था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल ने ऑपरेशन रोरिंग लॉयन। इस स्ट्राइक्स में ही ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की भी डेथ हो जाती है, साथ ही साथ उनकी पोती, दामाद और बेटी की भी। ईरान में आयतुल्ला अली खामेनेई की डेथ के बाद ईरानी लोग का रिएक्शन बटा हुआ रहा। एक तरफ कुछ लोगों ने जश्न मनाया और दूसरी तरफ कुछ लोग रोए। अगले ही दिन 1 मार्च को ईरान ने भी रिटेलिएट किया। इस रिटेलिएशन में ईरान ने न सिर्फ इजराइल के ऊपर अटैक किया बल्कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जैसे कि यूएई, कतर, बहरीन पे भी अटैक किया। ये सारी वो कंट्रीज थी जहाँ पे अमेरिका के मिलिट्री बेसिस थे। ईरान ने इस ऑपरेशन को नाम दिया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस फोर्स। इन स्ट्राइक्स के रिजल्ट में ज्यादातर गल्फ देशों की एयर स्पेस पूरी तरीके से क्लोज हो चुकी है। बहुत ढेर सारे इंडियंस इन गल्फ कंट्रीज में फंस चुके हैं। ये सब के रिजल्ट में IRGC के कमांडर इब्राहिम जाबरी ने अनाउंस कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब क्लोज हो चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक छोटी सी जगह है जहां से दुनिया का 20% ऑयल ट्रेड होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के साथ साथ भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत का 50% क्रूड ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही आता है। 50% से मतलब है 26 लाख बैरल क्रूड ऑयल। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो जाता है तो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का अभी एक्सक्लूसिव एक्सेस सिर्फ और सिर्फ रशिया और चाइना के पास है। IRGC के कमांडर ने कहा है कि अगर कोई भी वेसल बिना उनकी परमिशन के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करने की कोशिश करती है तो वो उसमें आग लगा देंगे। अब इस वॉर में और भी कई सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, बट मैंने आपको उतने ही बताए हैं जिससे आप करंट सिचुएशन के बारे में समझ सकें कि अभी हो क्या रहा है, पर ये हो क्यों रहा है। चलिए ये भी जान लेते हैं। अब देखिए, जिन सब की शुरुआत होती है दिसंबर 2025 के ईरान में एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट के बाद। उस टाइम पे ईरान की इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी थी और ईरान में मैसिव एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हुए थे, जिसमें ईरानी गवर्नमेंट ने प्रोटेस्टर्स के ऊपर गोली चलाई थी। एस्टिमेट्स के हिसाब से 30,000 से भी ज्यादा लोगों की जान गई थी। उस टाइम पे ट्रंप ने ट्वीट करके कहा था हेल्प इज ऑन इट्स वे। और इसके पीछे का एक रीजन ये भी हो सकता है जो कि ये फील्ड न्यूक्लियर टॉक्स। अमेरिका ने ईरान से डिमांड की थी उसकी न्यूक्लियर एनरिचमेंट को पूरी तरीके से खत्म करने की, जिस डिमांड को ईरान ने रिफ्यूज कर दिया। इन सारी चीजों को अगर मिला के देखें तो जो प्रोबेबली रीजंस हो सकते हैं अमेरिका पे अटैक करने के, वो हो सकते हैं ईरान की रीजिंग को चेंज करना, जिसका एक स्टेप उसने आयतुल्ला अली खामेनेई को मार के ले लिया है। दूसरा रीजन हो सकता है ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को खत्म करना, क्योंकि ये जो स्ट्राइक्स हुई हैं इसमें ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को भी टारगेट बनाया गया है, जैसे कि फॉर्दो, नतांज और भी कई सारी न्यूक्लियर साइट्स पे हमले हुए हैं। तीसरा रीजन हो सकता है ईरान के प्रॉक्सीज को खत्म करना, जैसे कि हिजबुल्लाह, हूती और हमास।
ये प्रॉक्सी ग्रुप्स कोई नॉर्मल ग्रुप्स नहीं है, ये सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्हें ईरान फंड करता है। पर ईरान ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर क्यों रहा है? देखिए, ऑफिशियली ईरान के हिसाब से ईरान का ये सारा न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए है, मतलब पानी उबाल के बिजली बनाना। बट हम सब जानते हैं कि ये सारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने के लिए। और ईरान इन एटॉमिक बॉम्ब्स को बनाना क्यों चाहता है? देखिए, इन एटॉमिक बॉम्ब्स को बनाने के बाद ईरान एक न्यूक्लियर स्टेट बन जाएगा, जिसकी मदद से वो मिडिल ईस्ट की एक नई पावर बन के उभरेगा। साथ ही साथ इजराइल भी अब उसके ऊपर डायरेक्टली अटैक करने से पहले डरेगा और ईरान के पास काफी ज्यादा पावर आ जाएगी, जिससे कि वो मिडिल ईस्ट का लीडर भी बन सकता है। अब इससे पहले कि इंडिया का करंट स्टैंड इस कॉन्फ्लिक्ट पे क्या है, हमें जानना पड़ेगा इंडिया का पहले स्टैंड इस कॉन्फ्लिक्ट पे क्या रहा है। इजराइल वर्सेस ईरान कॉन्फ्लिक्ट इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट जैसा नहीं है। इसकी शुरुआत होती है 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आने के बाद और रिजीम चेंज होने के बाद। ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आने से पहले ईरान एक प्रो इजराइल कंट्री थी। ईरान और इजराइल के बीच में संबंध काफी अच्छे थे, इतने अच्छे थे कि ईरान वो दूसरा देश बन गया था तुर्की के बाद जिसने इजराइल को रिकॉग्निशन दिया था। बट इस्लामिक रिजीम आने के बाद ईरान पूरी तरीके से एंटी इजराइल हो गया। इवन ईरान ने अमेरिका को बड़ा शैतान और इजराइल को छोटा शैतान तक कह डाला। इसी वजह से ईरान और इजराइल के बीच में दुश्मनी काफी बढ़ गई। ईरान अब आज के टाइम पे इजराइल को एक स्टेट के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं करता है, न ही उसके पासपोर्ट को एक्सेप्ट करता है। देखिए, ईरान भले ही इजराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज ना करता हो, पर भारत इजराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करता है, क्योंकि भारत टू स्टेट थ्योरी में मानता है, जिसका मतलब है पैलेस्टीनियंस के पास भी अपना एक देश होना चाहिए और ज्यूस लोगों के पास भी। जिस तरीके से इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में भारत न्यूट्रल बन के रहता है, उसी तरीके से इजराइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट में भी भारत न्यूट्रल बन के रहता है। पर इसके पीछे का रीजन है क्या? भारत के इंटरेस्ट। देखिए, ये दोनों कंट्रीज इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जहां इजराइल हमारा तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है, जो कि हमें कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजी सप्लाई करता है और साथ ही साथ और भी डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी सप्लाई करता है। वहीं ईरान हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, चाहे चाबहार पोर्ट हो या फिर ईरान से इंपोर्ट होने वाला क्रूड ऑयल। हम इन दोनों देशों में से किसी भी एक को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। साथ ही साथ कश्मीर इशू पे भी ये दोनों ही देश हमारे साथ हैं, तो यहाँ पे भी हम किसी एक को चूज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ही शुरुआत से इंडिया इन दोनों देशों के फेवर में रहा है, यानी कि न्यूट्रल रहा है। बट अभी के हालात क्या हैं, चलिए उन्हें भी जान लेते हैं। देखिए, जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है तब से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से बहुत ज्यादा बयान नहीं आए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने डीएस्केलेशन और डायलॉग एंड डिप्लोमेसी की बात की है, पर उसके सिवा और कोई भी बयान नहीं जारी हुआ है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के भी बहुत ज्यादा ट्वीट्स इन सब के ऊपर नहीं आए हैं। इस बात से हमें पता चलता है कि इंडियन गवर्नमेंट अभी इस इशू पे कुछ भी स्टैंड लेने से बच रही है। अब इसका रीजन क्या है, ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। अगर फ्यूचर में इंडिया किसी भी एक कंट्री की साइड पूरी तरीके से हो जाता है तो इंडिया को बहुत ही ज्यादा नुकसान होने वाला है। जैसा कि हमारा पोजीशन थ्रू ईरान है और इंडिया ईरान की साइड लेने को कह रहा है, इससे हमें मेजर लॉस होंगे। हमें कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजीज नहीं मिलेंगी और अगर हम पूरी तरीके से इजराइल की साइड हो जाएंगे तो हमें ईरान से बहुत लॉस होगा। तो इंडिया के लिए न्यूट्रल होना ही इस सिचुएशन में सबसे बेस्ट होगा। देखते हैं फ्यूचर में इंडियन गवर्नमेंट क्या स्टैंड लेती है। ये सारी तो बात हो गई हमारी डिप्लोमेसी और इंटरेस्ट के ऊपर, बट व्हाट अबाउट मोरालिटी? आखिर मोरालिटी के हिसाब से हमें किसका साथ देना चाहिए? अगर आप सोचते हैं इजराइल का तो आप गलत हैं, और अगर आप सोचते हैं ईरान का तो भी आप गलत हैं। पर क्यों, चलिए ये समझते हैं। मैंने इस वॉर में बहुत ढेर सारे इन्फ्लुएंसर्स को ईरान को इनोसेंट पोर्ट्रे करते हुए देखा है, पर ये गलत है। देखिए, इजराइल तो इस वॉर में वॉर क्राइम कर ही रहा है। साथ ही साथ रिसेंट स्ट्राइक्स में कुछ स्ट्राइक्स एक गर्ल्स स्कूल के ऊपर भी हुई थी, पर ईरान भी यहाँ पे इनोसेंट नहीं है। ईरान जिन ग्रुप्स को फंड करता है, हिजबुल्लाह, हूती और हमास, ये तीनों ही टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। इस तरीके से देखा जाए तो आपको ना तो ईरान की और ना तो इजराइल की आपको साइड लेनी चाहिए ह्यूमैनिटी की, क्योंकि इस वॉर को जीते कोई भी, हारेगी एट द एंड ह्यूमैनिटी ही। इजराइल के भी काफी लोग इस वॉर में मरे हैं और ईरान के तो बहुत ज्यादा, अराउंड 1300। अगर आपको मोरालिटी के बेस पे किसी का भी साथ देना है तो ह्यूमैनिटी का साथ दीजिए, ना कि किसी एक कंट्री के लिए कमेंट्स स्पैम करिए। आपसे नेक्स्ट वीडियो में।